कविता इस बात को अच्छी तरह जान रही थी कि लकी सर बहुत ही अच्छे इंसान है, मगर फिर भी वह फिलहाल इस प्यार मोहब्बत के झमेले से दूर ही रहना चाहती थी। शाम को जब वह ऑफिस से निकलने के बाद घर गई तो उसने देखा घर में पहले से ही काफी टेंशन का माहौल बना हुआ था। उसकी माँ नल के पास बैठी बर्तन धो रही थी और बड़बड़ करती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में बैठी सास की बड़बड़ सुन रही थी। जैसे ही गीता जी की नजर कविता पर पड़ी तो उनका गुस्सा और भड़क गया। आ गई महारानी की नौकरी बजाकर। आइए आइए, आराम कीजिए। ये नौकरानी अभी आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है, क्योंकि मैं तो इस घर की परमानेंट नौकरानी हूं ना। गीता जी ने अपने मुंह से जहर और आंखों से शोले उगलते हुए कविता की तरफ देखकर कहा। हालांकि कविता के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। वह बचपन से ही सब कुछ देखती आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसके पिता किशोरी लाल ने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, कैसी माँ हो तुम? तुमने कभी भी अपनी बेटियों से प्यार के दो बोल नहीं बोले? अरे, क्या तुम देख नहीं रही कि वह अभी तो ऑफिस से थक हार कर ही आई है? कोई घूमने नहीं गई थी? तुम्हें तो अपनी बेटियों पर नाज होना चाहिए कि वह किसी पर बोझ नहीं है। घर भी संभालती है, बाहर भी काम करती है और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही है। अपने पति की बात सुनते ही गीता जी पर मानो मिर्गी का दौरा बढ़ गया। हाथ में लिए हुए बर्तन को उसने जोर से पटका और उठ खड़ी हुई। अरे, बाहर काम कर रही है और पढ़ाई कर रही है, तो कौन सा मुझ पर एहसान कर रही है? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, ये दोनों लड़कियां बिल्कुल बेकाबू हो गई हैं। पढ़ाई के नाम पर नौकरी कर रही है और सारे पैसे अपने शौक पर उड़ा रही है। इनकी कमाई का एक ढेला तक नहीं जानती मैं, मगर हाँ, महारानी जी के लिए चाय नाश्ता भोजन तैयार करने का जैसा ठेका ले लिया है मैंने। तो क्यों बनाती हो तुम खाना? क्या तुम्हें बनाने को कहा है किसी ने? तुम्हारी इसी व्यवहार और बोली के कारण तुम्हारी बहू तुमसे बात तक नहीं करती, और जो बेटियां तुम्हारी बात का जवाब तक नहीं देती, उन्हें हर वक्त जली कटी सुनाती रहती हो। आज किशोरी लाल को भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने भी चिल्लाकर जवाब दिया। अपने पति को इस तरह जवाब देता हुआ देखकर गीता जी के सब्र का बांध टूट गया। उसने धुले हुए बर्तनों की टोकरी पर एक जोरदार लात लगाई और साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई उनकी तरफ बढ़ी। तुम अपना मुंह बंद करते हो या नहीं, मैं देख रही हूँ। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। याद रखना, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली हूँ। जिंदगी में तुमसे पति होने का कोई सुख नहीं पाया है, मगर सारी दुनिया की जिम्मेदारी और अपने अपाहिजपन की जिम्मेदारी भी मेरे माथे पर थोप दी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बात बढ़ती हुई देखकर कविता झट से किशोरीलाल के सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों नाराज होती हो माँ? एक तो बाबूजी वैसे ही बीमार है। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो चुप रहने में क्या हर्ज है? कविता ने गीता जी की तरफ देखते हुए कहा। बेचारे किशोरीलाल बहुत ही दुखी थे। पत्नी के हाथों हर वक्त होने वाले अपमान से वह तो पहले ही मरे समान थे, मगर पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया था कि वह गीता जी की बातों का जवाब उसी अंदाज के साथ दे रहे थे। उन्होंने कविता का हाथ पकड़कर अपने सामने से हटा दिया और थरथराते हुए कहा, रुक क्यों गई? आगे बढ़ो और मेरा गला घोटकर मुझे जान से मार दो। उसके बाद तुम्हें इस अपाहिज पति से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी वजह से ही मेरी बिटिया भी इतना अपमान झेलती हैं। पता नहीं मेरी बिटियों की पढ़ाई से इसकी क्या दुश्मनी है। इतना कहते हुए किशोरी लाल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बाहर बर्तनों के उठा पटक की आवाज और सास के साथ साथ ससुर के भी चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा भी कमरे से बाहर निकलकर आ गई थी। किशोरी लाल की आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर नेहा ने बड़ी नफरत के साथ अपनी सास गीता जी की तरफ देखा। वह उनसे बात नहीं करती थी, इसलिए सिर्फ घृणा भरी नजरों से उन्हें देखती रही। वह सोच रही थी कि किस तरह की यह औरत अपने सीधे साधे पति का दिन रात अपमान करती रहती है। सबकी नजरों में खुद के लिए नफरत के भाव देखकर पल भर के लिए गीता जी सहम सी गई, मगर अगले ही पल वह खुद को सही साबित करने की कोशिश में जोर से चिल्लाई, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही ऐसी जिसे आते जाते हर कोई एक ढेला मारकर चला जाता है। अरे, मैं क्या अपनी बेटियों की दुश्मन हूँ? मैंने तो इन सबको आगे पढ़ने के लिए इसलिए रोका कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो फिर इनके बराबर का लड़का कहाँ से आएगा। इसके साथ ही दहेज देने के लिए नोटों के ढेर कहाँ से आएंगे। तुम्हें मेरी बेटियों की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये लोग पढ़ लिख कर और नौकरी में
अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगी तो हजारों लड़के खुद आगे बढ़कर रिश्ता जोड़ेंगे। किशोरी लाल ने कविता का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। तब तक सपना भी कोचिंग क्लास से बच्चों को पढ़ाकर लौट आई थी। माहौल देखकर उसे भी अंदाजा हो गया था कि अभी अभी कोई भयानक तूफान आकर गुजर गया है। इस घर से वह चुपचाप अंदर चली गई और अपने कपड़े बदलकर किचन में घुस गई। नेहा भी वापस अपने कमरे में चली गई थी। घर में रोज रोज होने वाले लड़ाई झगड़े और ताने सुन सुनकर नेहा ने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया था। अपनी सास से उसे सख्त नफरत थी, मगर उसे अपनी नंदों से हमदर्दी थी। वह चाहती थी कि कम से कम उन दोनों लड़कियों के घर आने पर उनके लिए चाय नाश्ता बना दे, मगर वह डर के मारे ऐसा नहीं कर पाती थी। उसे इस बात का डर था कि क्या पता इस बात के लिए भी उसकी सास लड़ाई करने लगे कि जब तूने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया है तो फिर मेरी बेटियों के लिए चाय नाश्ता बनाने वाली तू कौन होती है। हाँ, जब घर पर कोई नहीं होता था या फिर गीता जी सोई रहती थी तो वह सबसे छुपाकर अपने ससुर किशोरी लाल को कुछ कुछ खिला दिया करती थी। समय पर उनकी दवाइयाँ दे देती या फिर उनके पैरों की मालिश कर देती थी। किशोरी लाल भी सब समझते थे, इसलिए उन्हें अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं थी। आज की महाभारत देखकर कविता का मन बहुत दुखी हो गया था। अपनी पढ़ाई को लेकर गालियां सुनने के बाद वह बहुत ही दुखी हो गई थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये बात आई कि लकी सर मुझे पसंद करने लगे हैं। अगर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनसे शादी कर लूंगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी ताकि इस नर्क से मुझे छुटकारा मिल सके। मगर अगले ही पल उसे अपनी छोटी बहन सपना का ख्याल आ गया। मैं चली तो जाऊंगी मगर सपना का क्या होगा? माँ तो उसे ताने मार मार कर ही मार देगी। ये सोचकर उसने गहरी सांस भरी और किचन में जाकर रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सुषमा विराज मेंशन। विराट ने अब प्रतिदिन का नियम बना लिया था। ऑफिस के बाद वह घर आता, फिर अनु को साथ लेकर बाहर घूमने निकल जाता और फिर रात को प्यार भरी बातें करते हुए वे दोनों सो जाते। धीरे धीरे अनु के चेहरे से भी उदासी दूर होने लगी थी। विराट की देखभाल और उसके प्यार की वजह से अनु धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगी थी। अनु को खुश देखकर और पहले की तरह उसके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखकर सुषमा जी भी खुश थी। अब दोनों सास बहू मिलकर अयान के साथ खेलती और उसका ख्याल रखती। मगर ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी को भूल चुकी थी। जिस तरह बेवक्त आसमान पर काले काले बादल घिर आते हैं, उसी तरह अचानक से उसे अपनी बेटी की याद आ जाती और फिर उनके दिल में एक ऐसी तड़प उठती कि न चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। परंतु फिर भी वह सबकी खुशी के लिए खुश रहने की कोशिश करती। ज्यूरिख। मेघा बहुत खुश थी अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए। उसने खुद अपने हाथों से पूरे घर को डेकोरेट किया। अविका को संभालने के बाद निर्मला जी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता था, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था, देखो मेघा, अविका बहुत छोटी है और उसे छोड़कर मैं पार्टी के खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा होगा कि तुम खाने पीने का ऑर्डर बाहर से कर लो। मुझे मालूम था कि आप यही बात कहेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही सारा अरेंजमेंट कर लिया है। और हाँ, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मनहूस को बाहर लेकर मत आइएगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अपनी मम्मी की बात सुनकर मेघा ने नफरत भरी नजरों से अविका को देखते हुए कहा, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही इस मासूम को तेरे साय से दूर रखना चाहती हूँ। वैसे अगर तू कहे तो मैं और तेरे पापा भी एक दिन के लिए इस घर से कहीं और चले जाएं। निर्मला जी ने गुस्से में आकर कहा। आज उन्हें अपनी भूल का परिणाम दिखाई दे रहा था। काश उन्होंने बचपन से ही मेघा को ना सुनना सिखाया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैं इसकी हर जायज और नाजायज जिद को पूरा करती रही, जिसका नतीजा आज मेरे सामने है। अपनी मम्मी की बात सुनकर मेघा समझ गई थी कि कहीं सचमुच गुस्से में आकर मम्मी घर से चली गई तो मैं सत्यम और कुणाल से क्या कहूंगी। कुणाल से मिलवाने के लिए ही तो मैंने घर पर पार्टी का ड्रामा किया है, वरना मैं किसी होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर लेती। यह सोचकर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मैंने आप लोगों को घर से जाने को नहीं कहा है, और अगर इस लड़की की वजह से आप मेरी बर्थडे पार्टी छोड़कर चली गई तो मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जरा सोचिए, लोग मुझ पर नहीं
आप पर ही हंसेंगे। इतना कहते हुए मेघा घर से बाहर चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी हालत तो बिल्कुल सांप और छुछुंदर वाली हो गई है। ना तो निगलते बनता है, ना उगलते बनता है। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमेशा होटल में सारी सारी रात पार्टी करने वाली इस लड़की को घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की क्या सूझी? कहीं इसके पीछे भी कोई राज तो नहीं? अपने आप से ऐसा कहते हुए निर्मला जी ने अपना माथा ठोक लिया। सत्यम और कुणाल ने भी मेघा के लिए एक एक खूबसूरत और एक्सपेंसिव गिफ्ट परचेज किया और अब दोनों भी कल का इंतजार कर रहे थे ताकि वे लोग मेघा के घर जाकर उससे और उसके परिवार वालों से मिल सके। कुणाल को तो ये बात मालूम नहीं थी कि सत्यम भी मन ही मन मेघा से प्यार करता है, इसलिए वह अपने दिल की सारी बातें उसके साथ शेयर करता था। उसकी बात सुनकर सत्यम खामोश रहता था। वह सोच रहा था कि अभी तक मेघा ने अपने मुंह से कुणाल को प्रपोज नहीं किया है। जब तक वह खुद ये बात नहीं कहेगी कि वह किसे पसंद करती है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही सोचते हुए वह कल की पार्टी का वेट करने लगा। इधर घर से निकलने के बाद मेघा शॉपिंग के लिए चली गई थी। उसने खुद के लिए कॉफी कलर का एक बहुत ही खूबसूरत गाउन खरीदा और साथ में मैचिंग की ज्वेलरी खरीदी। वह ड्रेस को खुद पर ट्राई करते हुए सोच रही थी कि कल तो मैं कुणाल के दिल पर बिजलियां गिराकर ही रहूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि वह खुद से ही मुझे प्रपोज कर देगा। अगले दिन शाम के 7 बज चुके थे। मेघा का पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। टेबल पर केक भी सजाकर रखा हुआ था। खाने पीने की सारी डिशेस भी टेबल पर सजाकर रख दी गई थी। खाना ठंडा ना हो इसलिए सभी चीजों को धीमी धीमी सुलगती हुई आंच पर स्टैंड के सहारे रखा गया था। मिस्टर चावला भी घर आ चुके थे। वह भी अपनी बेटी के मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि मेहमान के नाम पर सिर्फ 2 लोग ही हैं। अविका की वजह से उन लोगों ने आस पड़ोस से भी कोई खास रिलेशन नहीं रखा था। मिस्टर चावला सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी को धीरे धीरे अकल आ गई है, इसलिए वह सुधर रही है। मगर वे बेचारे क्या जानते थे कि उसके अंदर का जहर कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 8 बजे के लगभग जैसे ही कॉल बेल बजी तो मेघा ने भागकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर सत्यम और कुणाल खड़े थे। मेघा को कॉफी कलर के उस खूबसूरत से स्लीवलेस गाउन में देखा तो दोनों देखते ही रह गए। मेघा ने आज अपने बालों को सेट करवाकर खुला ही छोड़ रखा था। हाथों में डायमंड के ब्रेसलेट और गले में डायमंड के लॉकेट वाली एक पतली सी चेन पहन रखी थी। होठों पर चेरी कलर की लिपस्टिक जैसे उसके रूप को और चमका रही थी। वे दोनों तो अपनी सुध बुध खोकर चुपचाप उसे ही देखे जा रहे थे। यही तो चाहती थी मेघा। उसके रूप का जादू चल चुका था और उसके यौवन की बिजलियां उन दोनों पर गिर चुकी थी। अब तुम दोनों बाहर ही खड़े रहोगे या फिर अंदर भी आओगे? उसने जब उन दोनों की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा तो जैसे उन्हें होश आया। दोनों अंदर आए। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है और इसे बहुत ही सुंदर से डेकोरेट भी किया है। कुणाल ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। ये सब कुछ मैंने खुद से ही डेकोरेट किया है, बस खाना मैंने नहीं बनाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इस वक्त तुम घर पर अकेली हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कुणाल ने सवाल किया। मम्मी पापा अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ उन्हें। इतना कहते हुए उसने आवाज लगाई। मम्मी पापा, आप लोग अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर आइए, देखिए तो कौन आया है। मेघा की आवाज सुनकर निर्मला जी ने अपने पति की तरफ देखा। आप चलिए, मैं अविका को सुलाकर आती हूँ। इतना कहते हुए निर्मला जी ने आहिस्ता से अविका को बिस्तर पर लिटाया। फिर अच्छी तरह से कंबल से ढकने के बाद वह अपने पति के साथ कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 लड़के ही थे और कोई नहीं था। और कोई नहीं आया मेघा? क्या तुमने अपने बाकी के दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था? इतना कहते हुए जैसे ही मिस्टर चावला और निर्मला जी की नजर कुणाल पर पड़ी तो वे लोग चौंक गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी के साथ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अचानक से उनकी बेटी सुधर क्यों रही है। मेघा भी अपने मम्मी पापा के मन में उठ रहे सवाल को समझ रही थी। इससे पहले कि वे लोग कोई सवाल करें, उसने सत्यम और कुणाल का इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। मम्मी, इनसे मिलिए, ये है सत्यम और कुणाल, मेरे फ्रेंड। उन दोनों ने आगे बढ़कर जब उनके पैर छू लिए तो निर्मला जी के दिल को बहुत तसल्ली हुई।
कि यहाँ रहकर भी इन्होंने अपनी तहजीब बनाए रखी है। मिस्टर चावला और निर्मला जी ने भी उन दोनों से बात की और उनके काम वगैरह के बारे में पूछा। वे दोनों तो अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी बेटी उन्हें कुणाल से क्यों मिलवाना चाह रही है। कुणाल से बातें करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही उन दोनों ने ये सोचकर चैन की सांस ली कि अब कम से कम उनकी बेटी शादी करके अपना घर बसा लेगी। वे लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी बेटी कुणाल में विराट को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ कुणाल को भी मेघा के मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। वे भी अपने मन में सोच रहा था कि मेघा के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। अगर मेघा मुझे जरा सा भी हिंट्स दे तो मैं तुरंत शादी के लिए हाँ कह दूंगा। सभी लोग अपने अपने ख्यालों में खोए थे। तभी निर्मला जी ने जोर से कहा, अब तुम बातें ही करती रहोगी या केक वेक भी काटोगी? उनकी बात सुनकर मेघा उठकर खड़ी हो गई। वह टेबल के पास गई और उसने बड़ी अदा के साथ केक काट दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। एक दूसरे को केक खिलाने के बाद सत्यम और कुणाल ने अपने अपने गिफ्ट निकाले। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर खाना पीना खाकर सत्यम और कुणाल अपने अपने घर जाने लगे। जाते जाते कुणाल कुछ पल के लिए रुका। तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में मेरे कुछ सवाल भी हैं। मुझे यकीन है कि मुझे उसका जवाब मिल जाएगा। उसने धीरे से मेघा के करीब आते हुए कहा, फिर गुड बाय बोलकर निकल गया। अब मेरी समझ में आया कि तुमने अपने बर्थडे की पार्टी घर पर क्यों रखी थी और सिर्फ इन दोनों को ही क्यों बुलाया था। निर्मला जी ने शांत स्वर में कहा, मगर उनकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। अब जब आप समझ ही गई हैं, तो फिर आगे की तैयारी भी शुरू कीजिए। मैं कुणाल से शादी करना चाहती हूँ। मेघा की आवाज में एक खनक थी। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? वह लड़का भी शादी के लिए तैयार होगा तब तो। और हाँ, याद रहे, अब फिर से पिछली वाली गलती ना हो। इस बार मिस्टर चावला ने कहा। उनकी आवाज की गंभीरता बता रही थी कि वे कितने टेंशन में हैं। सही कहा आपने। पिछली बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने उसका प्रपोजल ठुकराकर अपना कैरियर चुना था। मगर इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दूसरा विराट चाहिए, जिसे लोग कुणाल के नाम से जानते हैं। इतना कहते हुए वह सत्यम और कुणाल के दिए हुए गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगी। उसे ये देखकर हैरानी हुई थी कि उन दोनों ने ही उसे बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी रिंग गिफ्ट की थी। तभी उसे कुणाल की बात याद आई कि उसे गिफ्ट में कुछ सवाल छिपे हैं। अंगूठी देखकर वह समझ गई थी कि वह भी उसे पसंद करता है और प्रपोज करना चाहता है। उसका मन खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत कुणाल की दी हुई वह अंगूठी अपने मम्मी पापा को दिखाई। मैंने कहा था ना कि वह लड़का भी मुझे दिलो जान से चाहता है। देखिए, उसने मुझे एक खूबसूरत सी डायमंड की रिंग गिफ्ट की है। सिर्फ इतना ही नहीं, जाते जाते उसने मुझसे अपना जवाब मांगा था। मेघा ने खुशी से झूमते हुए कहा, मगर उस दूसरे लड़के ने भी तो तुम्हें अंगूठी गिफ्ट की है। इसका क्या मतलब है? वे दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। निर्मला जी ने सत्यम की दी हुई अंगूठी उठाकर देखते हुए कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर मेघा चौंक पड़ी। उसने सत्यम की अंगूठी की तरफ देखा। मेरे मन में सत्यम के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ। मगर मैं कुणाल की अंगूठी एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। उसने जल्दी से ये बात कही और अपने कमरे में चली गई। उसके मम्मी पापा को इस बार सचमुच दिल से खुशी हुई कि चलो, कम से कम ये लड़का भी इसे चाहता है। अब बिना देर किए मुझे इन दोनों की शादी करवानी होगी, ताकि ये भी चैन से रहे और हम लोग भी चैन से रह सकें। सत्यम तो उसी बिल्डिंग में रहता था, इसलिए वह अपने फ्लैट में जा चुका था। मगर कुणाल अभी कैब में ही था। वह मेघा के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। उसने जब अपने मोबाइल में मेघा का नाम फ्लैश होते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी खुशी को दबाते हुए उसने कॉल रिसीव किया। आप घर पहुंच गए क्या, मिस्टर कुणाल? मेघा ने अपनी आवाज को भरसक शांत बनाते हुए कहा, बस पहुंचने वाला हूँ। लगता है मुझे भी मेरे सवालों का जवाब मिलने वाला है। मैं तो दिल थाम कर बैठा हूँ। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना छलक जाए, आप अपना आंसर दे दीजिए। कुणाल ने बड़ी बेसब्री मगर प्यार भरे अंदाज में कहा। मैंने भी आपको आंसर देने के लिए ही कॉल किया है। मेरी तरफ से हाँ है, मेघा ने जल्दी से कहा और कॉल कट कर दिया। उसके मुंह से रिश्ते के लिए हाँ सुनकर कुणाल का दिल तो खुशी से झूम उठा। मैं कल ही अपने घर वालों को ये खुशखबरी देता हूँ और मेघा के मम्मी पापा से भी इस बारे में बात करता हूँ। उसने खुद से कहा और आंखें बंद करके मेघा के ख्यालों में खो गया।
सत्यम भी इस वक्त बेड पर लेटा हुआ मेघा के बारे में ही सोच रहा था। मैंने मेघा को गिफ्ट में रिंग दी है। समझदार को इशारा काफी होता है। अगर उसे मेरा गिफ्ट देखकर मेरी फीलिंग समझ में आ गई होगी तो कल वह अंगूठी जरूर उसकी उंगलियों में होगी। यही सोचते हुए वह भी मेघा के ख्यालों में खोया रहा। मेघा बहुत खुश थी। वह बिस्तर पर लुढ़क गई और तकिए को कसकर अपने सीने से लगा लिया। कुणाल के साथ अपने रिश्ते के बारे में आगे का सोचने लगी थी। तभी उसके कानों में अविका के रोने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही वह फिर से विराट के बारे में सोचने लगी। उसका ख्याल आते ही उसके चेहरे पर क्रोध और नफरत के भाव भर आए थे। मैं भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ मिस्टर विराट। तुम ना सही मगर मुझे तुम्हारी परछाई के रूप में कुणाल मिल गया है। मेरी जिंदगी में तो खुशियों की बहार आने वाली है, मगर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारे दिलो दिमाग में तुम्हारी बेटी की याद खंजर हमेशा चुभता रहेगा। इतना कहते हुए वह एक झटके के साथ उठी और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अविका की शक्ल क्या, उसकी आवाज से भी उसे नफरत थी। अगर उसका बस चलता तो सचमुच वह उसे किसी दलाल के हाथों बेच देती, मगर मजबूरी थी कि जिस वक्त और जिन हालात में वह उसे लेकर आई थी उस वक्त के हालात ऐसे नहीं थे कि वह उसे किसी के हवाले कर सके। क्योंकि हो सकता था कि आने वाले वक्त में वही इंसान उसे ब्लैकमेल करता है। यही सोचकर उसने उस बच्ची को अपनी माँ के हवाले कर दिया था। अविका और विराट के बारे में सोचते हुए उसका मन खट्टा हो गया था। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा खुशी का दिन है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ? क्यों मुझे बार बार विराट और उसकी भिखारन बीबी की याद आ रही है? यही सोचते हुए वह इधर से उधर करवटें बदल रही थी। अगले दिन सत्यम किसी भी सूरत में एक बार मेघा से मिलना चाहता था। वह देखना चाहता था कि आखिर उसने उसकी दी हुई अंगूठी पहनी है। सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए उस दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और बिल्डिंग के बाहर टहलने लगा। उसने सोचा किसी भी वक्त तो वह बाहर निकलेगी। यही सोचकर वह बिल्डिंग की सोसाइटी में बने हुए पार्क में बैठा रहा और अंततः उसकी प्रतीक्षा का अंत हुआ। शाम के 4 बजे मेघा बाहर निकली। उसने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और गेट की तरफ मोड़ी। तभी उसके सामने सत्यम आ गया। हाय स्टेला। उसने उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया। मेघा ने अपनी गाड़ी रोकी और कार का शीशा खोलते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आज ऑफिस नहीं गए क्या? इतना कहते हुए वह मुस्कुराई। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? इतना कहते हुए सत्यम ने उसके हाथों पर अपनी नजर टिका दी, मगर उसके दोनों हाथ इस वक्त सीट पर थे, इसलिए सत्यम कुछ देख नहीं पाया। उसकी बात सुनकर मेघा ने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं इसे बता दूं कि मैं कुणाल से मिलने जा रही हूँ? तभी उसे ख्याल आया कि सत्यम की वजह से ही कुणाल उसकी जिंदगी में आ पाया है, इसलिए मुझे उसे बता देना चाहिए। यही सोचकर उसने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं कुणाल से मिलने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगे? मगर इस वक्त तो वह अपने ऑफिस में होगा। सत्यम ने सवाल किया। न जाने क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद कुणाल से मिलने की वजह यह भी हो सकती है कि उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया हो। उसका चेहरा बुझ गया। आज उसने ऑफिस से लीव ले रखी है। और तुम क्या सोच रहे हो? चल रहे हो या मैं जाऊं? मेघा की बात सुनकर जैसे उसकी तंद्रा टूटी। ऑफ कोर्स, मैं भी चल रहा हूँ। वैसे मैं भी उससे ही मिलने जा रहा था। सत्यम ने झूठ कहा। वे तो सिर्फ इसलिए साथ जा रहा था कि अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। उम्मीद का दामन उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। तो फिर सोच क्या रहे हो? आओ बैठो। इतना कहते हुए उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। सत्यम अंदर बैठ गया और तिरछी नजरों से एक बार फिर से मेघा के हाथों को देखने लगा। ये देखकर उसका दिल टूट गया कि उसने अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में कुणाल की दी हुई रिंग पहन रखी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में दबोच रखा हो। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आंखें पनीली हो गई थी, जिन्हें छिपाने के लिए वह खिड़की के बाहर देखने लगा था। मगर उसके दिल की हालत से बेखबर मेघा कुणाल के ख्यालों में खोई हुई मुस्कुराती हुई गाड़ी ड्राइव करती जा रही थी। भारत, आज संडे था, इसलिए किसी को भी ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। सुबह की ताजी हवा का आनंद लेते हुए सुषमा जी अपने पूरे परिवार के साथ बाहर गार्डन में बैठी थी। काफी लंबे समय के बाद खुशियों ने उनके घर में एक बार फिर से दस्तक दी थी। उन्हें अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियां नजर आ रही थी।
तभी लकी की कार बंगले पर आकर रुकी। सुबह सुबह लकी यहाँ पर क्यों आया है? आने से पहले उसने कोई कॉल भी नहीं किया। ऐसे क्या बात हो गई? विराट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये भी तो उनका अपना ही घर है। और फिर आप दोनों तो इतने अच्छे दोस्त भी हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि उन्होंने आपकी हमेशा से कितनी हेल्प की है। अब उन्हें भी परमिशन लेकर हमारे घर आना पड़ेगा क्या? अनु ने जैसे अपनी नाराजगी जताई। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। तुम नाराज क्यों हो रही हो? विराट ने चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा। तब तक लकी भी वहां आकर पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। प्रणाम आंटी जी। अब कैसी है आपकी तबीयत? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। तुम अपनी सुनाओ। तुम अपने सिर पर शादी का सेहरा कब पहन रहे हो? अब तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। सुषमा जी ने प्यार और ममता से भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। इसलिए तो आज मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरे सिर पर भी हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी शादी हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। लकी ने मुंह बनाते हुए इस तरह से कहा कि सबकी हंसी छूट गई। हाँ भाई हाँ, जी भर के हंस लो मुझ पर। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी विराट। तुम तो बिल्कुल एहसान फरामोश निकले। मैंने तुम्हारे लिए अनुभाभी जैसी करोड़ों में एक लड़की चुनकर दी, और एक तुम हो कि मेरे बारे में सोचते तक नहीं। उसकी बात सुनकर विराट ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाओ बेटे, मुझ पर अपने एहसान मत गिनवाओ। वैसे सच कहूं तो मैं सचमुच तुम्हारा दिल से एहसानमंद हूँ। तुमने सचमुच मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे घर की तकदीर बदल दी। विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो सुषमा जी के साथ साथ अनु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा काम क्यों नहीं करवाते? तुम्हारी जरा सी कोशिश से मैं भी शादीशुदा लोगों की कतार में आ जाऊंगा और मेरे मम्मी पापा को भी बहू मिल जाएगी। लकी ने मुंह बनाते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर अनु और सुषमा जी दोनों ने विराट की तरफ सवालिया नजरों से देखा। लकी क्या कह रहा है विराट? क्या इसने कोई लड़की पसंद कर रखी है? सुषमा जी ने अपने बेटे को गौर से देखा। हाँ मम्मी, लड़की तो उसने पसंद कर ली है। अब मुझे अपने रिश्ते की बात करने को कह रहा है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बजाय अगर आप और अनु उस लड़की और उसके घर वालों से बात करेंगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इतना कहते हुए वह मुस्कुराया। अरे, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस लड़की और उसके परिवार वालों का एड्रेस बताओ। हम लोग आज ही जाकर उन लोगों से बात करेंगे। सुषमा जी ने अनु की तरफ देखते हुए कहा तो उसने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। एक बार फिर से अच्छी तरह सोच लीजिए आप दोनों, क्योंकि फिर आप लोग अपने वादे से मुकर नहीं सकते। आप लोगों को उस लड़की के पेरेंट्स से जाकर बात करनी ही होगी। विराट ने गहरी नजरों से लकी की तरफ देखते हुए कहा। उस बेचारी की बेचैनी तो अपने चरम सीमा पर थी। इसमें मुकरने वाली क्या बात है? उस लड़की के घर वाले कोई बाघ है क्या जो हमें खा जाएंगे? तुम हमें उस लड़की का नाम और पता तो बताओ। सुषमा जी ने घूरकर उसे देखते हुए कहा तो विराट ने एक बार लकी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला। लड़की का नाम है कविता। माता पिता का नाम है मिस्टर किशोरीलाल और गीता देवी। इतना सुनते ही अनु और सुषमा जी के हाथों से चाय का प्याला जोरों से छलक गया।